हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 2 को देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास डेवलप कैसे हुई उनके बारे में विस्तार पूर्वक से देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए। तो क्लास 11 का है, क्लास 11 चैप्टर 2 को देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बने रहें। स्टार्ट करते हैं। क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, बचपन से ही तारों भरी रातों में हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे सूर्य क्या है। सूर्य भी सन जो है एक तारा है जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते रहती है। सूर्य एक तारा है, पूछा जाता है। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। आरंभिक सिद्धांत क्या था, थ्योरी तक क्या था, उसको देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय में विभिन्न दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निहारिका जो है ना, हाइड्रोजन प्लस हीलियम के बने होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन को पूछा जाता है हाइड्रोजन कौन सा गैस है, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है और ये नोबेल गैस के अंतर्गत हीलियम आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है निहारिका परिकल्पना, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। सूर्य क्या है? एक तारा है। 1950 ईस्वी में रूस के ओटो सिमिट ने जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस है, हीलियम नोबेल गैस के अंतर्गत आता है और धूलकणों की बनी है। इन कणों के टकराने से कोलिजन से एक चपटी तस्करी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ। अभिवृद्धि एक्रीशन प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंतोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांत क्या था? आधुनिक मॉडर्न थ्योरी क्या था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग थ्योरी एक ब्रह्मांड, इसका भी दूसरा नाम है ब्रह्मांड की परिकल्पना। काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसे निस्तारित ब्रह्मांड या परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगा क्या है? गैलेक्सी एक दूसरे से दूर हो रही। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा ले, उस पर कुछ निशान लगाए जिनको आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सियां मान ले। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे तो गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। इस प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के यानी गैलेक्सियों के पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विस्तार को नहीं सिद्ध करते हैं। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं से हुआ। देख सकते हैं आप लोग, ये बिग बैंग थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनमें ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अत्यंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बृहत विस्तार हुआ, बहुत लंबी विस्तार हुई। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग थ्योरी की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे, वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट बैंग के बाद 1 सेकेंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहत विस्तार हुआ।
इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, पारदर्शी यानी दिखने लगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी से विस्तार होना। होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना यानी स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर है। तारों का निर्माण, तारा सूर्य क्या है? तारा है। तारों का निर्माण कैसे हुआ देखेंगे। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा एवं पदार्थ का वितरण ब्रह्मांड समान नहीं था, यानी इक्वल नहीं था। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। उसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एक त्वरण हुआ। यही एक त्वरण आकाश गंगाओं यानी गैलेक्सी के विकास का आधार बना। एक गैलेक्सी असंख्य तारों का समूह है। बहुत सारे तारों मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष जो क्या है, एक दूरी मापने का काम करता है। लाइट ईयर पूछा जाता है, लाइट ईयर मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस, सबसे हल्का गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछा जाता है 1 है। निहारिका नेबुला कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुआ। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। देख सकते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, कितना वर्ष पहले हुआ था? 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था, नोट करेंगे। प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर। समय का नहीं वरन दूरी का माप क्या है? प्रकाश वर्ष। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, इंपॉर्टेंट है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश की जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर है, मीटर है। मीटर में पूछेगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा मीटर में। पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है, इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष केवल 8.311 है। ये पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस में, 8.311 नोट करेंगे। ग्रहों का निर्माण, ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं, देखते हैं। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंठित झुंड है। इन गुंठित झुंडों के गुरुत्वाकर्षण की बात आई तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज पूछा जाता आइजैक न्यूटन ने किया था 1686 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल से क्रोड का निर्माण करता है। क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस और धुलकनों की घूमती हुई तस्करी रोटेटिंग डिस्क विकसित हुई। अब देखते हैं हम लोग, पूछा जाता है जैसे कि मान के चलिए ये है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। देखते हैं फर्स्ट ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? भूपर्टी के तत्व जो है इसको परपटी कहते हैं, परपटी कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले को क्या कहते हैं? तो मेंटल कहते हैं, ठीक है। फिर इसको थर्ड वाले को क्या कहते हैं? आउटर कोर यानी बाहरी, आउटर कोर कहते हैं, बाहरी परत कहते हैं। ये सबसे लास्ट जो है इसको इनर कोर कहते हैं। पूछा जाता है क्रस्ट में क्या पाया जाता है, परपटी में क्या पाया जाता है? तो सियाल, इसको नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सियाल क्या होता है? सिलिकेट और एल्युमिनियम का बना होता है परपटी। उसके बाद पूछा जाता है मेंटल में क्या पाया जाता है? तो मेंटल में जो है सीमा, इसको नोट करेंगे। सीमा जो है सिलिका और मैग्नीशियम का मिल करके बना हुआ मेंटल है। आउटर कोर में पूछेगा, कोर में तो नीफे पाया जाता है। नीफे क्या हुआ? नीफे निकेल और फिर आयरन जो लोहा और निकेल मिल करके बना हुआ रहता है कोर के अंदर। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। पूछा जाता है पृथ्वी पे कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन 20.96% पाया जाता है। इस तरह से आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अंतिम अवस्था में इस अनेक छोटे
ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने हैं। पृथ्वी का उद्भव देखते हैं। आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थे, जिसका वायुमंडल विरल था। विरल हो गया, सघन से विरल होता है बादल, तब बारिश होती है। जो हाइड्रोजन व हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट, हल्का गैस सबसे है, और हीलियम का एटॉमिक नंबर पूछेगा तो 2 होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बना है। आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था, अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं प्रक्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी H2O तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान, इंपॉर्टेंट है, इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी की स्ट्रक्चर परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ है एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल और हर एक भाग के पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी की परतदार संरचनाएं कैसे विकसित हुई, ये सब देख सकते हैं। स्थलमंडल का विकास कैसे हुआ। ग्रहाणु एवं दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई। जब पदार्थ गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने, आइजैक न्यूटन ने 1886 के कारण संहत हो रहा था, तो इन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इफेक्ट किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही। उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था यानी पानी में द्रव अवस्था में रह गई, और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के डेंसिटी के मिश्रण वाले पदार्थ यानी मेटल के घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा हो गया, आयरन का 26 पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। इस समय के साथ यह और ठंडे और ठोस हुए में परिवर्तित हो गए, छोटे आकार के हो गए, अंतों को तवा एवं पृथ्वी की भूप्रति के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थ के पृथक होने की, अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन पूछा जाता है, डिफरेंशिएशन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट यानी जेंट इम्पैक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान टेम्परेचर पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल के क्रोड तक कई परत पाई जाती है, जैसे पर्पटी क्रस्ट पूछा जाता है। क्रस्ट में क्या पाया जाता है, तो सियाल, सिलिकेट और एल्युमिनियम। परवाल, मेंटल जिसको कहते हैं, मेंटल में क्या पाया जाता है, सीमा कहते हैं ना, सिलिका और मैग्नीशियम। बाह्य कोर, आउटर कोर वगैरह में नीचे पाया जाता है निकेल और आयरन। आंतरिक कोर, इनर कोर को पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। वायु व जलमंडल का डेवलप कैसे हुआ उनको देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पूछा जाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 एवं ऑक्सीजन का प्रमुख, ऑक्सीजन जो O2 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। प्रमुख योगदान है। वायुमंडल की स्ट्रक्चर व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें का ह्रास हुआ है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प में वायुमंडल के डेवलप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास हुई, सहयोग किया। अंत में वायुमंडल की स्ट्रक्चर और जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण पूछा जाता है। फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे भोजन प्राप्त करते हैं, और संशोधित किया गया। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन पूछा जाता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट, सबसे हल्की गैस है। हीलियम नोबेल गैस अधिकता थी और पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रह पूछा जाता है। पार्थिव ग्रह कौन कौन है, तो कौन है, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, उसके बाद मंगल, ये सब पार्थिव ग्रह है, याद रखेंगे, टोटल 4 है। फिर पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर ढकेल दिया गया, समाप्त हो गया, या वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी।
पूछता है गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब है। टोटल 4 है। ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इस तरह से देख सकते हैं। सबसे गर्म ग्रह या व्हाइट ग्रह, लाल ग्रह, मंगल ग्रह कहते हैं, चमकीला ग्रह शुक्र को। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद अमोनिया, मीथेन CH4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमोनिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NH3 पूछा जाता है इसका फॉर्मूला। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, अधिक मात्रा में स्वतंत्र ऑक्सीजन O2 हुआ, पूछा जाता है। बहुत कम थी वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन यानी डिगेसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प गैस बढ़ने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ जलवाष्प का संघनन हुआ, कोहेंसिंग हुई शुरू हो गया और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान टेम्परेचर में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गट्टों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थिति महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति के कारण लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ, यानी 400 साल पहले महासागर का निर्माण हुआ, उसके बाद हम लोगों का जीवन का विकास हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित था। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी, महासागरों की देन, धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप से भर गई। जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्व परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भित सेलो चट्टानों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की स्ट्रक्चर से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल एल्गी रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुई थी। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? तो ऐसा कौन सी संख्या है तो प्रदर्शित करती है? तो 4.6 अरब वर्ष, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन के सहायक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो विभेदन नहीं है। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुई? तो कितने वर्ष पहले? तो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले। इस तरह से आज का टॉपिक्स हम लोगों ने देखा। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।